कहानी की शुरुआत होती है और हम उड़ियो नाम के बंदे को देखते हैं जो एक श्राइन की तरफ अपनी मेडिकल बुक्स को पढ़ते हुए जा रहा था। वहाँ के टूरिस्ट उसे ऐसे डेडिकेटेड देख कहते हैं कि जरूर ये यहाँ अपने एग्जाम्स के लिए प्रे करने आया होगा। पर उड़ियो मन में कहता है, नहीं बेवकूफों, मैं तो गॉड में बिलीव ही नहीं करता। मुझे यहाँ किसी ने इनवाइट किया है, पर किस वजह से ये तो मुझे भी नहीं पता। वो यहाँ एंटर करने से पहले आवाज देता है कि कोई है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उड़ियो सोचता है कि जरूर यहाँ के प्रेस्ट ऊंचा सुनते होंगे। वो सामान लेके अंदर आ जाता है, तभी उसे बगल के कमरे में से किसी के कपड़े बदलने की आवाज आती है और उड़ियो सोचता है कि मुझे अभी नॉक नहीं करना चाहिए। पर तभी वो दरवाजा खुल जाता है जिसमें से 3 श्राइन मेडन्स हाफ ड्रेस में पूछती हैं, बाहर कौन है। उड़ियो देख के सदमे में था और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। वो वहीं बैठे सोचता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कोई भी प्लैनेट्स नहीं देखे। पर तभी तीनों लड़कियां मेडन की ड्रेस पहन बाहर आती हैं और पूछती हैं कि तुम हो कौन और अंदर कैसे आए। उड़ियो कहता है, बैठ के बात करें। फिर उड़ियो बताता है कि मुझे यहाँ रहने के लिए बुलाया गया है। उसमें से एक रेड हेयर मेडन कहती है कि तुम जैसे ठरकी लड़के यहाँ नहीं रुक सकते। उड़ियो कहता है, दरवाजा मैंने तो नहीं ओपन किया था ना, और वैसे भी बिना यहाँ के प्रेस्ट के कंफर्म किए मैं नहीं जा सकता, तो उन्हें बुला दो। दूसरी मेडन लड़की कहती है कि दादाजी तो कल शाम तक ही लौटेंगे। फिर ये सभी एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। छोटी लड़की है असाही, सबसे बड़ी याए और रेड हेयर यूना जो उस पर अभी तक भड़की हुई है। उड़ियो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि देखो मुझे भी अजीब हरकतों का कोई शौक नहीं है, मुझे तो बस अपने डॉक्टर बनने पे फोकस करना है। यूना उठते हुए कहती है कि गुड, अगर रात में खाना खाना है तो ऐसा ही बिहेवियर रखना। इसके बाद याए उसकी रूम दिखाने लाती है जिसे उसने साफ किया है। वो कबर्ड खोल बताती है कि इसमें तुम अपना सामान रखना, पर तभी उसमें से चीजें उस पे गिरने वाली होती हैं। ये देख के उड़ियो उसे बचाने बढ़ता है जिससे याए अनबैलेंस्ड हो जाती है और दोनों धड़ाम से गिर जाते हैं। यूना आवाज सुन देखने आती है तो उड़ियो याए से दबा हुआ था, पर जहाँ पर तो उड़ियो को ही पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और उड़ियो अब अपने रूम में शांति से पढ़ रहा होता है, जिसे भंग करने असाही आ जाती है, ये कहते हुए कि अगर हम एक दूसरे के बारे में और जाने तो शायद सही से रह सकेंगे। उड़ियो कहता है कि मैं अभी झापड़ खाकर आया हूँ, मुझे तुम्हारी कोई कंपनी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। पर असाही कहती है कि वैसे तुम लड़के हो ना, तो अपने साथ तो हॉट मैगजीन्स जरूर रखते होगे, ऐसा मैंने सुना है। ये कहते हुए वो उसकी सामान चेक करने लगती है। उड़ियो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरी सामान से दूर रहो, पर तभी शॉर्ट्स पे पैर पड़ते हैं, वो उसकी तरफ गिर जाता है। यूना फिर से पहुंचते हुए कहती है, अब क्या गिरा। वो देखती है इस बार गिरा हुआ उड़ियो आयासी के ऊपर गिरा है। इससे पहले उड़ियो एक्सप्लेन करता है, उसे एक और झापड़ पड़ती है। खैर इसके बाद वो पढ़ाई करते हुए डिसाइड करता है कि वो गलती से भी अपने आसपास वियर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देगा। थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए वो बाहर आता है तो देखता है कि देर रात तक रूम की लाइट जल रही है। वो देखने आता है कि अभी तक कौन जगह है। अंदर यूना फ्लोर पे ही सो गई थी। वो सोचता है कि कहीं से ठंड न लग जाए, तो पास पड़ी हुई ब्लैंकेट उस पर डाल रहा होता है। पर उड़ियो की फूटी किस्मत, यूना तभी जग जाती है और उड़ियो को ऐसे अपने ऊपर देख जोर से चिल्लाती है, जिससे असाही और याए देखने आते हैं कि क्या हुआ। पर ये देख गेट बंद कर देते हैं कि अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। इस बार उड़ियो झापड़ खाने के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं होता है और चीजें एक्सप्लेन करने लगता है, और यूना कहाँ उसकी सुनने वाली थी। खैर फिर सभी साथ बैठते हैं और उड़ियो टेबल पे पड़े पेपर चाम्स को देख पूछता है, वैसे इतने रात तुम जग के क्या ये बना रही थी। यूना कहती है, हाँ ये मैं अकेले खत्म करना चाहती थी। उड़ियो पूछता है, पर तुम लोग इसमें अपना टाइम क्यों देते हो जिससे कुछ पैसे भी नहीं बनते। ये सुन सभी अपने बालों में से बंधी रेड स्ट्रिंग्स को खोलती हैं और याए बताती है, हम मेडन्स का काम ही होता है उन लोगों की मदद करना जिन्हें गॉड की मदद चाहिए होती है। फिर वो सभी उस रेड स्ट्रिंग्स को हाथ में लपेट प्रे करने लगती हैं और उड़ियो पूछता है कि इस चीज को रखना जरूरी है क्या। यूना बताती है कि हाँ ये हमारी मॉम ने दिया था, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर इस चीज से हम खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाते हैं। इसके बाद यूना पूछती है कि खैर ये बताओ तुम अजीब हरकतें करने के अलावा और क्या करते हो। उड़ियो बताता है कि वो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जिसके एग्जाम्स क्लियर करके वो यहाँ के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। याए हैरान होती है ये सुन करके कि वो इतने देर रात तक जग के पढ़ाई कर रहा था। वो कहती है कि अगर तुम गॉड से रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें एग्जाम्स में पास करवा देंगे। यूना कहती है, और हाँ वैसे भी अभी तो मिरेकल टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें मैजिकल स्टार्स आसमान में सावर होते हैं, जो होते हुए कोई भी देख करके विश करेगा तो उसकी विश पूरी हो जाती है। उड़ियो कहता है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता भी है कि वो मीटियोर कहे जाते हैं जो सावर करते हैं, ऐसा मिरेकल वेरेकल कुछ नहीं होता। ये जरूर तुमने कहीं पढ़ियों की कहानी में सुना होगा। जो सुन तो यूना का दिमाग पगला जाता है और वो आज तो उड़ियो का एक पुतला बना के स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी, उड़ियो का डायरेक्ट गॉड के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, पर याए आके उसे शांत कराती है। खैर अगली सुबह बहुत से विजिटर्स श्राइन घूमने आए थे और इधर उड़ियो एक पेड़ से टेक लगा के अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे यूना की टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज सुनाई देती है, जो एक फॉरेनर से बात करते हुए थी, और वो बच्ची उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी।
उड़ियो यहाँ आके उस बच्ची को बताता है इंग्लिश में, तो वो यूना से पेपर चाम से खुशी खुशी ले लेती है। इसके बाद वो उन्हें बाय करके चली जाती है। उड़ियो यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता हूँ, जिससे तुम्हें विजिटर्स से बात करने में दिक्कत नहीं होगी। पहले तो यूना मना करती है, पर फिर कहती है ठीक है, मैं तुमसे इंग्लिश सीखूंगी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक बर्ड यूना के सर से वो रेड स्ट्रिंग्स लेके उड़ जाती है। यूना याद करती है कैसे उसकी मॉम के देने के बाद से वो उसके पास अब तक एक खजाने की तरह था, जिसे एक बर्ड लूट ले गई। उदास होकर वो ये बात अपनी बहनों से बताती है कि मैंने उसे खो दिया। उसकी बाकी बहनें उसे आश्वासन दिलाती हैं कि हम गॉड से प्रे करेंगे, जिससे तुम्हारी रेड स्ट्रिंग्स जरूर मिल जाएगी। उनकी बातें सुन इधर से अब उड़ियो भड़कते हुए कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो क्या? अगर तुम उसे खुद ही नहीं ढूंढोगे तो चाहे कितने भी प्रेयर कर लो, गॉड तुम्हारे सर पे वो थोड़ी ला कर रखेंगे। ये सुन यूना कहती है कि गॉड कभी किसी की भी सच्चे दिल से की गई प्रेयर को नहीं टालते। गुस्से से वो कहते हुए चली जाती है कि तुम तो यहाँ रहना भी डिजर्व नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ उड़ियो अपनी पढ़ाई करते हुए सोच रहा था कि अच्छा यही होगा कि वो यूना से दूर ही रहे। थोड़ी देर में याय उसके रूम में आती है तो देखती है कि उड़ियो तो यहाँ है ही नहीं। दोनों लड़के इस बात से घबरा जाते हैं कि अब वो कैसे इन दोनों के बीच सभी चीजें ठीक करेंगी, और असाही तो अभी भी उसके सामानों में मैगजीन से ढूंढने में ही बिजी थी। तभी याय की नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पे जाती है, जिसमें छोटे उड़ियो और उसकी मॉम की फोटो थी। असाही याद करती है कि उड़ियो ने अपने बारे में बताया था कि उसकी मॉम उसे बचपन में छोड़ के चली गई और उसे अनाथ आश्रम में बड़ा होना पड़ा, और शायद इसी वजह से वो गॉड्स में बिलीव नहीं करता होगा, क्योंकि गॉड ने उससे उसकी मॉम छीन ली। उनकी बातें यूना बाहर से सुन रही होती है, और इधर दूसरी तरफ हम उड़ियो को देखते हैं जो आसपास के चिड़ियों के घोंसले में यूना का रेड स्ट्रिंग ढूंढ रहा था, पर कई पेड़ों पर ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। वो सोचता है कि अब कल ढूंढूंगा। तभी उसे याद आता है तीनों बहनों का किसी भी चीज को लेके गॉड से प्रे करने वाली बात। यूना भी इधर उड़ियो को आसपास ढूंढने निकलती है तो उसका ध्यान श्राइन टेम्पल पे जाता है, जहां उड़ियो प्रे कर रहा होता है कि यूना की स्ट्रिंग्स उसे वापस मिल जाए। यूना भी उसे ज्वाइन करती है और उससे माफी मांगती है उसे इतना बुरा भला बोलने के लिए। उड़ियो भी माफी मांगता है उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए, जिसे यूना कहती है कि चलो अब चूंकि तुम्हारे अंदर गॉड को लेकर थोड़ी रेस्पेक्ट आ गई है तो तुम यहाँ रहने के लायक हो। इन दोनों को ढूंढते हुए याय और असाही भी आ जाते हैं, और फिर सभी बात करते हुए घर को निकल जाते हैं कि कल वो साथ में ढूंढेंगे और गॉड की मर्जी होगी तो वो जरूर मिल जाएगा। तभी उड़ियो नोटिस करता है मैजिकल स्टार्स शावर कर रहे होते हैं, और सभी ये देख के हैरान थे। उड़ियो थोड़ी देर में देखने के बाद कहता है कि मैं समझ गया, ये मेटियोर्स और चेरी ब्लॉसम से एक साथ फॉल हो रहे हैं, जिस वजह से ये इतना स्पेशल लग रहा है। यूना कहती है तो अब बताओ क्या ये चीज तुम्हें मैजिकल नहीं लगती? उड़ियो कहता है हाँ, ये नॉर्मल तो नहीं है। फिर ये लोग इस टाइम पे प्रे करके घर को जाने लगते हैं। तभी यूना का रेड स्ट्रिंग्स एक घोंसले से उड़ के आके उसके सर पे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इस श्राइन के प्राइस्ट चिडोरी वापस आ गए थे, और लड़कियां उन्हें बताती हैं कि उनके ना रहने पे उन्होंने श्राइन का अच्छे से ध्यान रखा। चिडोरी उड़ियो का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके मेरे बाद इस श्राइन को संभालो। उड़ियो हैरान होकर पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है? चिडोरी कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, मेरी पोतियां, इनमें से किसी भी एक को चूज करके शादी करने का। उड़ियो कहता है आप बस अपने प्रिस्ट के रोल से फ्री होना चाहते हैं, और मैं यहाँ डॉक्टर बनने आया हूँ, प्रिस्ट बन करके श्राइन चलाने नहीं। चिडोरी कहते हैं कि तुम प्रिस्ट बन के भी डॉक्टर बन सकते हो, दोनों चीजें करना। इधर लड़कियों को भी आपत्ति थी, पर चिडोरी उनकी सुनते ही नहीं और जाने लगते हैं। उड़ियो कहता है कि मैं ये शादी नहीं करने वाला। चिडोरी कहते हैं कि ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी के लिए एडमिशन करा दूं, पर तुम अब मना कर रहे हो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद उड़ियो कहता है मालिक आप तो बुरा मान गए, मैं तो तैयार हूँ ना, बताइए आपको कितने ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। इधर हम देखते हैं लड़कियों में सीरियस मीटिंग चल रही होती है। आखिर दादाजी ने हमारी मर्जी क्यों नहीं पूछी? याय कहती है वही तो, ऐसे जिसे हम अच्छे से जानते भी नहीं है उससे शादी कैसे कर लें? यूना कहती है और जो गॉड में बिलीव ही नहीं रखता है वो प्रिस्ट बन के श्राइन कैसे चलाएगा? बाकी दोनों पूछती हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? यूना कहती है कि हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और ऑपरेशन उड़ियो भगाओ शुरू होता है, जहाँ यूना उससे घर का काम करने बोलती है, जिसमें सबसे पहले खाना बनाना था। उड़ियो फ्रिज देखता है तो ये तो यूना के दिमाग की तरह ही खाली था, और यूना सोचती है कि अब जब सभी रिसोर्सेस ही नहीं रहेंगे तो ये बनाएगा क्या? पर उड़ियो बचे कुछ चीजों को ही यूज करके ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है, और याय खाते हुए कहती है कि खाना तो टेस्टी है, लगता है तुम पास हो गए। यूना कहती है कि अभी नहीं। इसके बाद वो उसे घर के सारे कपड़े साफ करने को देती, ये सोच करके कि लड़कियों के कपड़े धोने के एम्बेरसमेंट से ये जरूर गिव अप कर देगा। पर उड़ियो न सिर्फ उन्हें धो के सुखाता है, बल्कि उनसे कुछ पेयर मिसिंग भी थे उनके बारे में भी पूछता है। लड़कियां तो शर्म से पानी पानी हो गई थी जब उड़ियो उनके सभी कपड़ों को फोल्ड करके एकदम ब्रांड न्यू बना दिया था। इसके बाद यूना अपने तुरुप का फेंकती है याय के रूम को साफ करने का।
याय का रूम इतना गंदा था जिसे देखने के बाद तुम्हें अर्जुन कपूर की मूवी भी अच्छी लगने लगेगी। और यूं ना उसे इस मिशन के लिए गुड लक कहती है। उड़ियो अंदर आता है और घुसते ही उसका नाक उसे बद्दुआ देने लगता है। चारों तरफ मेकअप किट्स, सड़े हुए दाग और कलर्स बिखरे हुए थे। उड़ियो की आत्मा बस मुंह से बाहर निकलने ही वाली थी इसे साफ करते समय, पर आखिरकार उड़ियो ने याय का रूम अच्छे से साफ करके चकाचक कर दिया था। ये देख याय यूना से कहती है कि क्यों ना इसे हम रहने दें, देखो तो ये हमारे सारे काम कर देगा। असाही कहती है और कौन सा हमें आज ही इससे शादी करनी है। उड़ियो उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है कि इतनी खातिरदारी करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बस बहुत हुआ, मैं ये डेली डेली नहीं करने वाला, इससे मैं पढ़ूंगा कब। फिर वो अपना बैग पैक करता है और श्राइन छोड़ के निकल जाता है। असाही कहती है ये ऐसे कैसे चला गया। यूना कहती है अच्छा तो है, हमारा प्लान सक्सेस हो गया। पर याय और असाही उसके जाने से उदास थे। इधर हम ट्रेन में उड़ियो को देखते हैं जो बैठ के अपनी मेडिकल बुक पढ़ रहा होता है और इनका पीछा तीनों श्राइन मेडन्स कर रहे थे। याय कहती है यूना तुम तो इसके पीछे हमसे पहले ही आ गई। यूना कहती है आखिर ये हमारा फ्री का सर्वेंट है, ऐसे कैसे जाने दें। वो छोड़ो, ये इतना डेडिकेटेड क्यों है डॉक्टर बनने को, जब देखो पढ़ते रहता है। असाही कहती है हो सकता है ये अपनी मॉम से वादा किया हो डॉक्टर बनने का। थोड़ी देर बाद उड़ियो एक स्टेशन पे उतर के एक गांव की तरफ बढ़ने लगता है और तीनों यहाँ तक उसका पीछा कर रही थी। वो देखती हैं कि उड़ियो एक एकांत डरावनी घर में एंटर करता है जिसके ऊपर चमगादड़ और कौवे मंडरा रहे थे। यूना को तो इधर काफी डर लग रहा था। तभी उड़ियो निकल पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रही हो। यूना तो डर के मारे चैंटिंग करने लगती है। फिर उड़ियो के साथ इतने सारे बच्चे देख पूछती हैं कि ये सब क्या है। उड़ियो पूछता है पहले ये बताओ कि तुम सब यहाँ कैसे। तभी इस घर की मालकिन और प्रोफेशन से एक डॉक्टर महिरू आती है। फिर ये सभी अंदर आकर बैठे थे और महिरू बताती है कि मैं ये मैजिकल गार्डन नाम का अनाथ आश्रम चलाती हूँ। पहले तो तुम तीनों का थैंक्स इस फुद्दू के लिए यहाँ तक आने के लिए। वैसे तुम तीनों ही काफी खूबसूरत हो इसकी फ्यूचर वाइफ के लिए, और उड़ियो भी अच्छा लड़का है। हाँ वो बात अलग है कि ये मेरी कॉपी कर रहा है डॉक्टर बनने को लेके। उड़ियो कहता है तुम चुप रहोगी, मैंने कहा था ना कि मुझे वापस नहीं जाना और ना ही इनमें से किसी से शादी करनी है। महिरू उसका मुंह पकड़ कहती है कि मैं यहाँ छोटे बच्चों को पालती हूँ, बड़ों को नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इनके साथ जाओ, समझे। तभी एक छोटा बच्चा उड़ियो को अपनी बनाई पेपर क्रेन दिखाता है जिसे देख उड़ियो कुछ याद करने लगता है। तभी एक और लड़की सिराही अंदर आती है जिसे देख उड़ियो पूछता है तुम यहाँ कैसे। सिराही बताती है कि वो यहाँ अक्सर बच्चों के साथ खेलने आती है। असाही पूछती है कि ये कौन है। उड़ियो बताता है कि ये मेरे साथ ही आश्रम में पली बड़ी है। असाही यूना से कहती है ओह शायद इसलिए ये लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। यूना कहती है मुंह बंद करो अपना। तभी एक बच्चा आके उन्हें भी अपनी बनाई पेपर क्रेन दिखाते हुए कहता है कि ये मैं अपने मॉम को दिखाऊंगा। मिहारू बताती है कि यहाँ वो बच्चे भी हैं जिसके मॉम डैड बीमारी या किसी और रीजन से उन्हें पाल नहीं सकते, और ये बच्चे उन्हें ठीक होने का प्रे करने के लिए ये पेपर क्रेन्स बनाते हैं। याय कहती है ये तो अच्छी बात है। उड़ियो ये सुन कहता है कि बकवास बात है, बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। यूना भड़कते हुए कहती है कि बच्चों इस झिंगुर पे ध्यान मत दो और आओ मैं तुम सबके लिए पेपर क्रेन्स बनाने में मदद करती हूँ। सभी बच्चे एक्साइटेड होकर इकट्ठे हो जाते हैं, पर घंटों तक ट्राई करने के बाद याय टेढ़ी मेढ़ी एक बनाती है और यूना तो अभी भी बना ही रही थी। असाही का तो पेपर ही सीधा नहीं हो रहा था। बच्चे फिर कहते हैं झिंगुर भैया आप ही बना दो, ये लोग तो बनाते रह जाएंगे। और उड़ियो बेचारों के रिक्वेस्ट को टाल नहीं पाता। वो थोड़ी देर में इन सभी के लिए 1000 पेपर क्रेन्स बना देता है, जो देख लड़कियां हैरान थी कि ये इसमें कितना अच्छा है। वहीं उड़ियो कहता है कि इन बच्चों में उसका इतना टाइम वेस्ट हो गया। पर जब वो एक बच्चे की बात सुनता है कि इससे मेरी मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना, उड़ियो को कुछ बातें याद आने लगती हैं और वो पेपर क्रेन्स का बंडल उठाता है और उसे देते हुए कहता है जरूर, ये देख करके डॉक्टर अपनी बेस्ट देंगे, जिससे वो लड़का काफी खुश हो जाता है। इधर महिरू श्राइन मेडन से बताती है कि उड़ियो पेपर क्रेन्स में इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि वो अपनी मॉम के ठीक होने के लिए कई सारी पेपर क्रेन्स बनाया करता था, जिस वजह से वो इन बच्चों की भावनाओं को भी समझता है। और यहाँ इन्हें रियलाइज होता है कि दरअसल इन बच्चों की खुशी के लिए उड़ियो डॉक्टर बनना चाहता है। सराही भी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो उन्हें खुद की तरह उदास और निराश नहीं देख सकता। महिरू फिर इधर तीनों श्राइन मेडन्स से कहती है कि उड़ियो का ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है और शाम में श्राइन मेडन्स बच्चों से बाय कर रही होती है और इधर महिरू उड़ियो से कहती है तो तुम जाने के लिए तैयार हो ना। उड़ियो कहता है कि नहीं, वो मुझसे बस अपना काम निकलवाना चाहती हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पढ़ूंगा कब। महिरू बताती है कि मैंने भी अपनी पढ़ाई सभी चीजों को संभालते हुए ही की थी, और जरा देखो तो वो तुम्हारे लिए यहाँ तक आई हैं, यानी उन्हें तुम्हारी फिक्र है। उड़ियो याद करता है कि कैसे महिरू भी सभी चीजों को संभालते हुए अपनी स्टडी कंप्लीट की और आज उसे उस पर प्राउड फील होता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह सभी चीजों को हैंडल करके डॉक्टर बनूंगा। और महिरू उसे गुड लक कहती है।
महिरू के जाने के बाद श्राइन मेडन्स उसका मजाक उड़ाती हैं कि उड़ियू का क्रश है महिरू पे। तो उड़ियू कहता है कि मुंह बंद करो, ये मेरी लाइफ है, मैं जो करूं। फिर उड़ियू उनसे माफी मांगता है ऐसे वहां से भागने के लिए और कहता है कि अब से मैं घर के हर काम करूंगा बिना किसी शिकायत के। वो तीनों भी उड़ियू से माफी मांगती हैं और बताती हैं कि तुम्हें अकेले सब काम करने की जरूरत नहीं है, हम भी हेल्प किया करेंगे, क्योंकि आखिरकार अब हम फैमिली जो बनने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और सभी श्राइन वापस आ गए थे और उड़ियू कहता है कि तुम तीनों से तो कुछ नहीं होने वाला, या तुम अपना रूम एक दिन में फिर से गंदा कर ली, और असाही को तो पता ही नहीं है कि कपड़े नीचे नहीं सुखाए जाते हैं, और यूना के बनाए ब्रेकफास्ट में तो हमने लंच किया है, लगता है कि मुझे ही सब करना होगा। तभी यहाँ चिडोरी आते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है, लगता है तुमने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया है। तो आज मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ, कल से तुम डेली मेरी एक पोती को डेट करोगे और जो तुम्हें ज्यादा पसंद आए तुम उसके साथ शादी कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन चिडोरी उड़ियू को पकड़ के उसके पहले डेट पे लाते हैं जो असाही के साथ होने वाला था। उड़ियू उसे देख समझ जाता है कि ये लड़कियां भी मेरी जितनी ही इंटरेस्ट नहीं रखती, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इन सब चीजों को भाव दे रही हैं। असाही कहती है तो आज का पूरा दिन मुझे आपके साथ बिताना है डॉक्टर साहब। चिडोरी उन्हें अकेला छोड़ के चले जाते हैं और इधर असाही अपने फॉर्मल ड्रेस को उतारने लगती है। उड़ियू आंख बंद करते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, और वो देखता है कि असाही रनिंग कॉस्ट्यूम में बाहर वॉक करने को बोलती है। थोड़ी देर में ये दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं और असाही बताती है कि ये मेरे लिए सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट है। उड़ियू उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बाकियों में से काफी खुशमिजाज लड़की है। तो असाही कहती है कि वो उसे हल्के में ना ले। उड़ियू कहता है तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे रनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हो। कुछ देर बाद उड़ियू को नानी याद आने लगती है और वो गिरते पड़ते घर पहुंचता है और सोचता है कि चल के थोड़ा नहा लिया जाए, पर बाथरूम का दरवाजा ओपन था जिसमें असाही बात ले रही थी। उड़ियू डोर को लॉक करते हुए पूछता है कि तुमने डोर ओपन क्यों छोड़ रखा था। असाही कहती है क्योंकि मुझे ताजी हवा पसंद है। उड़ियू उसे पागल कह के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात में और उड़ियू कहता है कि आधी रात बीत गई है और तुम मुझे घूरे जा रही हो, मैं क्या सोऊं नहीं। असाही कहती है मेरी रनिंग शूज स्टोर रूम में है जो मुझे कल रनिंग करते समय पहनना है, वो ढूंढ दो और फिर हमारी मैरिज डेट खत्म हो जाएगी। उड़ियू असाही के साथ स्टोर रूम में आता है और रूम की हालत देख कहता है कि लगता है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इधर असाही तो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि क्या होगा अगर हम तुम इस कमरे में बंद हो और डोर लॉक हो जाए। तभी ये बात राइटर सुन लेता है और गेट लॉक हो जाता है, जिससे दोनों अब घबरा जाते हैं। असाही कहती है कि ये काफी पुराना गेट है, टूट जाएगा, तुम ट्राई तो करो। उड़ियू ट्राई करता है पर गेट नहीं खुलता। वो देखता है वो लड़की जो कमरे बंद होने का डिजायर रख रही थी वही अब डर से कांप रही है। उड़ियू को ध्यान आता है कि कैसे वो बाथरूम का भी डोर ओपन करके रखी थी, इसका मतलब है कि उसे बंद कमरे में घुटन होती है। पर असाही उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो घबरा रही है। उड़ियू से कहता है कि तुम मुझे पकड़ सकती हो अगर डर लगे तो, तब तक मैं खिड़की को काटने का ट्राई करता हूँ। उड़ियू खिड़की खोलने में बिजी था और असाही उसे पकड़ के खड़ी थी। सूरज निकल आया था और फाइनली उड़ियू ने बाहर जाने लायक खिड़की काट दिया था। असाही उसकी हाथों के निशान को देख सोचती है कि ये कितना बहादुर है, पर उड़ियू की तो फटी पड़ी थी एक फ्लोर से नीचे उतरने में। खैर वो फिर बाहर से डोर ओपन करता है और असाही उसका थैंक्स करती है। उड़ियू कहता है कि तुमने पहले तो मुझे मैराथन दौड़वाए और रात भर मैं अपनी नींद खराब करके ये सब करता रहा, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि तुम काफी अच्छी लड़की हो जिसका दिल बच्चों जैसा है। पर असाही तो लाल पड़ी हुई अपनी रिपोर्ट कार्ड को गलत बता रही थी। खैर तभी यहाँ याय और यूना आते हैं जो पूछते हैं कि कहाँ थी तुम रात भर। असाही उन्हें टीज करते हुए कहती है कि उड़ियू की हेल्प की वजह से मैं ये रात कभी नहीं भूलूंगी। सीन शिफ्ट होता है उड़ियू रेडी था अपने दूसरे डेट के लिए जो होने वाला था यूना के साथ, जो उसे एक प्रॉपर युकाता में वाइफू मोड में दिख रही थी, और उड़ियू का उसका जेंटल वुमन बन के बात करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी झाड़ियों में से एक कैट निकलती है जिसे यूना भगा देती है। अब श्राइन वापस आके उड़ियू पूछता है कि तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। यूना अचानक से उसे धक्का देती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी वाइफ बना लो। उड़ियू उसे उठाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। यूना फिर अपने नॉर्मल बिहेवियर में आती है और कहती है कि मैं ये सब श्राइन के लिए कर रही हूँ। इतना कह के वहाँ से भाग जाती है। उन्हें बात करते हुए बाकी दोनों भी सुन रही होती हैं, जिससे उड़ियू कहता है कि जासूसी करना गलत बात है। फिर उनसे पूछता है कि यूना जो मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करती है, आज अचानक से उसे क्या हो गया कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वो बताती हैं कि यूना दरअसल इस श्राइन में रह के लोगों की मदद करना चाहती है। उड़ियू कहता है तो ऐसा जबरदस्ती थोड़ी है, मैं तो तुम में से भी किसी को चूज कर सकता हूँ। वो बताती हैं कि यूना ने हमसे कहा था कि वो हम दोनों को तुमसे बचाएगी चाहे जो हो जाए। उड़ियू कहता है क्या? अच्छा ये बताओ यूना को कौन सी चीज पसंद है?
सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। उड़ियो यूना से आके उसे चेंज करने बोलता है क्योंकि वो बाहर जाने वाले हैं। वो उसे एक कैट कैफे में ले आता है और इतनी सारी कैट्स को अपने सामने देख यूना अपने नेचुरल बिहेव में आ जाती है। अचानक से वो कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। उड़ियो कहता है अभी तो हम आए हैं। यूना कहती है कि मैं ऐसे आलसी नहीं बन सकती हूँ। उड़ियो कहता है तुम्हारी बहनों को तुम्हारी चिंता रहती है ऐसे श्राइन को लेके हार्ड वर्क करने पे। यूना कहती है पर ये मेरा मिशन है। उड़ियो कहता है मिशन तो मेरा भी है डॉक्टर बनने का, पर मैं फिर भी आज के दिन खुद को रेस्ट दिया हूँ। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपने बहनों के लिए, जिससे उन्हें तुम्हारी चिंता ना हो। इसके बाद ये किटीज के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक ब्रिज से जाते हुए यूना कहती है मैं यहाँ किसी दिन अपने बहनों के साथ आऊंगी, तुम्हें नहीं लाऊंगी लेकिन। उड़ियो कहता है हाँ ठीक है। यूना उसे एक टॉय देते हुए कहती है कि चिल, मैं मजाक कर रही थी, और उसका थैंक्स कहती है आज के दिन के लिए। फिर वो कहती है कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लगता है मुझे मिहारू से जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। उड़ियो बैठ के याय का वेट कर रहा होता है डेट के लिए, पर उसे बैठे बैठे काफी टाइम हो गया था। वो ऊपर आता है पूछने के लिए, पर याय अभी तक तो तैयारी हो रही थी। उड़ियो बाहर ही बैठ जाता है और उसे जल्दी करने को बोलता है। याय कहती है बस 2 मिनट, और 1 घंटे बीत जाते हैं, याय बाहर ही नहीं आती। तो इस बार उड़ियो पट्टी बांध कर अंदर जाता है, पर याय तो रूम में थी ही नहीं। वो आके अपनी पिछली दोनों एक्सेस से पूछता है कि याय कहाँ है, पर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। यूना घबराते हुए कहती है कि उसे कहीं गॉड तो नहीं उठा ले गए। उड़ियो कहता है इतने बुरे भी दिन नहीं आए उनके। थोड़ी देर में उड़ियो उसे टेम्पल की सीढ़ियों पे ड्राइंग बनाते हुए ढूंढ लेता है और पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। याय कहती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। उड़ियो बताता है कि वही फॉक्स की ड्राइंग जो इसी टेम्पल की तुमने बनाई थी। याय कहती है कि तुम एक अच्छे जासूस हो और शायद तुम मेरा यहाँ होने का रीजन भी ढूंढ लो। उड़ियो पूछता है कि तुम्हें डेट पे चलना है या नहीं। याय कहती है क्या सही में तुम मुझे डेट करने के लिए डेस्परेट हो रहे हो? अगर ऐसा है तो चलो फिर यहीं से हम शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों साथ में टेम्पल में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं, बिल्कुल एक विजिटर्स के जैसे। शाम हो जाती है और फिर याय उसे एक चार्म गिफ्ट करते हुए कहती है कि मुझे आज ढूंढने के लिए थैंक्स। इसके बाद वो जाने लगती है। अचानक से वो रुक कर पूछती है तो तुमने किससे शादी करने का डिसाइड किया? वो यूना और असाही के बारे में अच्छी बातें बताती है, फिर कहती है कि या फिर तुमने मेरे प्यार में गिरने का डिसाइड किया है। उड़ियो घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम में से किसी से शादी नहीं कर सकता, और ये कहते हुए वो स्लिप होकर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। याय उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती, और उड़ियो देख के कह रहा होता है कि आखिर मैं तीनों से शादी क्यों कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो चार्म उसके हाथ में ही थी। इसके बाद वो उठ के याय के पास आके पूछता है कि कल हमारा मैरिज डेट था ना, और मैं सीढ़ियों से फिसल गया था, उसके बाद क्या हुआ था? और याय उसे ढंग से आंसर नहीं करती। तभी पीछे से यूना कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे ना सुबह सुबह ही। योकोया कहता है कि मैं तो बस कल के बारे में कुछ पूछने आया था। यूना कहती है कि अगर तुम इतना ही फ्री हो तो जाकर के कुछ स्नैक्स क्यों नहीं ले आते, एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। जब योकोया शॉप से स्नैक्स खरीद रहा होता है तो वो 2 कस्टमर्स को बात करते सुनता है। आमागामी श्राइन के फेस्टिवल नजदीक आ रहे हैं ना, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इधर जब योकोया वापस आता है तो वो स्पेशल गेस्ट आए थे जिनका नाम है मियोमोन, जो कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि इस श्राइन को बेच दिया जाए। ये सुन योकोया हैरान होता है तो चिडोरी मियोमोन का परिचय योकोया से कराते हैं कि ये किताशिराकावा के मुखिया हैं और सभी श्राइन का फंडिंग अभी यही संभाल रहे हैं। मियोमोन कहते हैं कि चूंकि ये श्राइन अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं रहा, तो फिजूल की फंडिंग करना मैं सही नहीं समझता हूँ। तुम लोगों ने इसकी देखभाल की है, इसलिए तुम्हारे रहने वाला घर मैं छोड़ दूंगा। वो श्राइन मेडन से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो आने वाले आमागामी फेस्टिवल में कम से कम 1000 लोगों को तो ले ही आती, पर अब तो 200-300 भी आ जाए तो बहुत है। अचानक से मियोमोन कहता है पर वो बेचारी भी तुम जैसी निकम्मी औलाद को पोसने और श्राइन संभालने में इतना सारा उसे काम करना पड़ता था कि वो जल्दी चल बसी। उसकी बातों से यूना को काफी गुस्सा आ रहा था, पर याय उसे शांत करवाती है। योकोया उठ खड़ा कहता है कि 1000 की आप बात कर रहे हैं ना, अगर मैं फेस्टिवल के दिन 5000 विजिटर्स लेकर आऊँ तो? मियोमोन कहता है कि मैं बाहर गांव से आया हूँ क्या, लोगों की क्लोनिंग करने का धंधा है क्या? असाई कहती है कि हम ये कर सकते हैं क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं। याय कहती है कि आप हमें एक मौका तो दीजिए। सभी झुक के मियोमोन से एक आखिरी मौका मांगते हैं श्राइन पे विजिटर्स लाने का। मियोमोन हंसते हुए कहता है ठीक है, पर इसके लिए तुम जो भी करोगे उसमें मैं पैसे नहीं दूंगा, और अगर तुम सभी आमागामी फेस्टिवल पे 5000 लोगों को नहीं ले पाए तो मैं जो तुम्हें रहने वाला घर देने वाला था वो भी नहीं बचेगा। योकोया यहाँ ये देख करके हैरान होता है कि उसकी बातों पे आमागामी सिस्टर्स इतना भरोसा दिखा रही हैं, जो उसकी ये डील को मियोमोन से हाँ कर देती हैं। मियोमोन चिडोरी से पूछता है तो चिडोरी कहते हैं कि मेरा क्या है जनाब, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे, जो है बच्चों को ही देखना है अब। मियोमोन यहाँ एक डेविल लुक देते हुए कहता है कि ठीक है फिर अपने डिसीजन पे रिग्रेट मत करना। उसके जाने के बाद यूना योकोया से कहती है कि
उस शैतान को और भड़काने की क्या जरूरत थी। फिर सभी बहनें बात करने लगती हैं कि मॉम ये सब कैसे करती होंगी। फिर योकोया से पूछती हैं कि बताओ क्या प्लान है, और योकोया तो वहाँ से जा चुका था। सभी अगर देखती हैं तो वो अपने लैपटॉप में फेस्टिवल में फुटबॉल बढ़ाने के तरीके देख रहा था और श्राइन के पहले के फेस्टिवल रजिस्टर्स को भी साथ लेके बैठा था। सीन शिफ्ट होता अगले दिन। योकोया का हाल ऐसा था जैसे मच्छर गाते रहे उसके कान में पार्टी ऑल नाइट। वो रिसर्च की गई चीजों में एक कॉमन चीज नोटिस करता है, श्राइन की पॉपुलैरिटी लूज होने का, जो है लोकल लोगों का श्राइन के पास से स्टॉल हटा लेना। असाही बताती है कि मॉम के गुजरने के बाद से स्टॉल ऑनर से कांटेक्ट टूटते चले गए। याई कहती है और धीरे धीरे सभी ने यहाँ से अपने स्टॉल हटा दिए, जिससे इधर लोगों की भीड़ कम होती चली गई। असाही कहती है कोई बात नहीं, हम जाके उन्हें अप्रोच करेंगे। योकोया कहता है नहीं, ये काम नहीं करेगा, हमें प्लान बी अपनाना होगा, सोशल मीडिया पे अपने फेस्टिवल का एडवर्टाइजमेंट करके। ये सुन यूना कहती है अरे हाँ, हमारी तो वेबसाइट भी है। योकोया ओपन कर देखता है तो ये किसी स्टोन एज के टाइम पीरियड का था जो अब भी yahoo.com पे रन कर रहा है। योकोया कहता है इस पे काम नहीं बनेगा, हम कैंपेन रन करेंगे क्यूट साइन मेडन्स का। असाही कहती है ओह थैंक्स कि हम तुम्हें क्यूट लगते हैं। योकोया कहता है ऐसा लोगों को तो लगेगा ही। यूना पहले थोड़ा इन सब चीजों में संकोच करती है, पर असाही कहती है चिंता मत करो, मैं कमान संभालती हूँ क्योंकि मैं सबसे क्यूट हूँ। उसका भ्रम जल्दी टूट जाता है जब उसके रन की कैंपेन पे सिर्फ एक ही लाइक आता है। फिर वो यूना का एक पिक्चर डालती है जिसमें 2 लाइक आते हैं। असाही फ्रस्ट्रेट होकर याई की एक फोटो डाल कहती है लो यही देखना था ना तुम्हें, और इस पर तो 0 लाइक्स और कमेंट्स भी नहीं थे। योकोया कहता है हो गया तुम्हारा, ऐसे तुम लोगों को श्राइन आने का इन्विटेशन दोगी। असाही को सोचती है और कहती है कि कैसा हो अगर हम सभी बहनें श्राइन मेडन्स की ड्रेस में फोटोज वीडियोस बना के कैंपेन रन करें तो। अभी यहाँ यूना आती है, उसे डांटते हुए कहती है कि ऐसा हम नहीं करेंगे, ये गॉड के लिए डिसरेस्पेक्ट जैसा होगा और तुमने पहले ही ये सब कर मेडन्स को और बदनाम कर रखा है। असाही जवाब देती है कि डिसरेस्पेक्ट तो ये होगा जब हम इस श्राइन को बिकने से ना बचा पाए, और मैं बच्ची नहीं हूँ जो इतना सुना रही हो। दोनों में बहस हो जाती है और योकोया उसे शांत करवाता है, पर वो नहीं सुन रही थी। तभी पीछे से याई निकलते हुए कहती है कि तुम दोनों अच्छे से रहो नहीं तो। सीन शिफ्ट होता है डिनर टाइम पे। असाही और यूना अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, जो देख योकोया दुखी था कि ये सब तो शादी से पहले ही होने लगा। इसके बाद योकोया देखता है यूना अपने रूम में मेडन की ड्रेस पहन तरह तरह के पोजेज ले रही है। योकोया उसे पूछता है तो क्या तुम अपना डिसीजन बदल रही हो। यूना कुछ नहीं कहती। योकोया यूना को लेके असाही के रूम में दिखाते हुए कहता है कि देखो वो शाम से ही कैंपेन रन करने के तरीके ढूंढ रही है, क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्ची है। यूना असाही को एक फोटो भेज पूछती है कि मुझे कुछ पोजेस बताओ ना। असाही उसे स्माइल करने के साथ एक रिप्लाई करती है। तुरंत ही यूना आके उसे गले लगाते हुए माफी मांगती है। असाही भी उसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ फ्लाइंग याय आते हुए कहती है और मैं भी तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इनको ऐसे एक साथ हंसते हुए योकोया एक फोटो क्लिक करता है जो वायरल हो जाती है। इसके बाद ये श्राइन से रिलेटेड चीजों की रील्स बनाती हैं जिससे ट्रैफिक जनरेट होता है। अब योकोया सभी को बुला फेज 2 की तैयारी करने बोलता है, जो होगा फेस्टिवल में बिकने वाली लिमिटेड एडिशन की चार्म्स बनाना। वो इसके डिजाइन का जिम्मा याय को सौंपता है, जो कहती है कि ठीक है मैं 2 दिन में रेडी करके दे दूंगी। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं और याय अभी तक उसे डिजाइन नहीं दी थी। योकोया दरवाजा पीटते हुए कहता है कि आखिर तुम कितना टाइम लेने वाली हो। याय दरवाजा ओपन करते हुए कहती है कि डेडलाइन कल सुबह की है ना, मैं तब तक दे दूंगी। योकोया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अगर डिजाइन कल तक नहीं दिया गया तो चार्म्स बन के रेडी नहीं होंगे। वो याय के रूम में देखने आता है कि इस पर वो काम तो कर रही है ना, और याय तो रूम में थी ही नहीं। इधर हम याय को देखते हैं जो एक तालाब की मछलियों को दाना दे रही थी, लेकिन मछलियां दाना छोड़ के ड्रामा दिखा रही थी। इससे याय को चार्म के डिजाइन का आइडिया आता है। और अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। रात भर जग करके योकोया ने खुद से डिजाइन रेडी किया था, जिसे देख यूना और असाही कहती हैं ऐसे चार्म्स को तो लोग नहीं खरीदने के पैसे देंगे। तभी याय कहते हुए आती है गुड मॉर्निंग गाँव वालों, डिजाइन रेडी है। जो देख सभी याय की तारीफ करते हैं। याय बताती है कि ये डिजाइन पैसा और सक्सेस के साथ साथ प्यार का भी प्रतीक है। योकोया कहता है कि तुम तो जीनियस हो, पर मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता, तुम अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हो, कोई भी प्रॉमिस तुम्हें याद ही नहीं रहता। यूना और असाही कहती हैं कि तुम दोनों आखिर क्या बात कर रहे हो। योकोया कहता है कुछ नहीं, फालतू चीजें सोचना बंद करो। याय उसे परेशानी में डालने के लिए माफी मांगती है और उसका शुक्रिया भी करती है। अब रील्स से ट्रैफिक जनरेट हो रहे थे और विजिटर्स के लिए लिमिटेड चार्म्स भी तैयार हो रहे थे। लड़कियां कहती हैं कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं फेस्टिवल के लिए। योकोया कहता है कि नहीं, अभी एक और काम बाकी है। सीन शिफ्ट होता है जहां ये सभी टाउन के शॉपिंग स्ट्रीट प्रमोशनल ग्रुप से मिलने जा रहे थे। यूना कहती है कि क्या उन्हें ये सब बताना सही रहेगा।
वहाँ के ऑफिस पहुंच योकोया उनके सामने आमागामी श्राइन फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में उनकी हेल्प मांगता है और उन्हें ये भी बताता है कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर योकोया के साथ साथ श्राइन मेडन्स भी उनसे झुक करके रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तो प्रमोशनल ग्रुप के लीडर कहते हैं कि ओ बच्चों, तुम्हें ऐसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सब आज इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। दरअसल श्राइन मेडन के गुजरने के बाद से श्राइन की हालत हमसे भी देखी नहीं जा रही और ये तीनों बच्चियां भी हमारे ध्यान में कब से थी। युकोया और बाकी सब पूछती हैं कि क्या आप सही में हमारी हेल्प करेंगे। उसके मेंबर्स कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आमागामी श्राइन आखिर हमारे पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है। युकोया और श्राइन मेडन्स उन सभी का शुक्रिया करते हैं। यहाँ जाने से पहले युकोया ग्रुप के लीडर से कुछ चीजें डिस्कस कर रहा होता है, जिसे देख गर्ल्स कहती हैं ऐसा लगता है मॉम आज भी हमारे साथ है। याई कहती है हाँ, हम युकोया से कितना कुछ सीखते हैं। यूना कहती है तो अब चलो इस बार के फेस्टिवल को ह्यूज सक्सेस बनाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आमागामी फेस्टिवल शुरू हो चुका था। युकोया और बाकी सभी भी मस्त नहा धोआ के विजिटर्स के वेलकम के लिए रेडी थे, पर घंटों बीत जाते हैं, सिर्फ 35 फुटफॉल ही काउंट हुए थे। यूना कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ना आए। तभी ऐसा ही भागते हुए आती है अपना फोन दिखाते हुए कि कोई उनके नाम का फेक अकाउंट बना करके पोस्ट डाल रहा है कि आमागामी फेस्टिवल कैंसिल हो गया है। यूना कहती है कि हमें अपने ऑफिशियल पेज से ये सभी को बताना होगा कि ये फेक न्यूज है, पर उनका ओरिजिनल अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया था। इधर हम म्यूमोन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि उन्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ओ भाई साहब ने बात ईगो पे ले लिया है। इधर श्राइन में युकोया और असाही म्यूमोन को बुरा भला नहीं, सिर्फ बुरा ही बोल रहे थे, क्योंकि ऐसी हरकतें उन्हें लग रहा था म्यूमोन ही किया होगा। यूना उदास होते हुए कहती है कि हमने इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करी और किसी बेवकूफ की वजह से ये सब मिट्टी में मिल गया। याई और असाही भी अब हार मान चुके थे, पर युकोया कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। फिर वो फेस्टिवल के 2 दिन का शेड्यूल देखता है, जिसमें आज दोपहर में श्राइन मेडन्स का डांस परफॉर्म होने वाला था। वो कहता है कि हम दोपहर के इवेंट में लोगों का ध्यान इस तरफ करेंगे कि आमागामी फेस्टिवल शुरू हो चुका है। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। सभी उसका प्लान सुन कहती हैं कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, क्योंकि पहले ही प्रमोशनल ग्रुप ने हमारी बहुत मदद की है। चिडोरी कहते हैं मस्त प्लान है। प्रमोशनल ग्रुप के लीडर का भी कहना था कि हम भी तैयार है तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए। युकोया कहता है ठीक है, फिर तो यही प्लान पे काम करते हैं, और वो फेस्टिवल के कुछ पोस्टर्स लेकर मार्केट में चल पड़ता है। और मार्केट में लोग उसे वैसे ही इग्नोर कर रहे थे जैसे आप चैनल के सब्सक्राइब बेल को करते हो। तभी उसके हाथ से महिरू पोस्टर लेते हुए कहती है कि ऐसे डरावनी आदमी से कौन पोस्टर लेगा। युकोया देखता है महिरू, सुराही और अनाथ आश्रम के बच्चे भी यहाँ आए थे उसकी मदद करने। युकोया के पूछने पे महिरू बताती है कि मैंने सुना श्राइन फेस्टिवल में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम देखने आ गए कि तुम कैसे इसे हैंडल कर रहे हो। युकोया यहाँ सभी का थैंक्स करता है और फिर सभी साथ में मिल करके पूरे टाउन में पोस्टर बांटते हैं। कुछ देर बाद दोपहर का रैली इवेंट शुरू हो गया था, जिसमें श्राइन मेडन्स को देख सभी लोग बातें कर रहे थे कि उन्हें आमागामी फेस्टिवल में जरूर विजिट करना चाहिए। म्यूमोन ये सभी अपनी चीजें कार में से देख रहा होता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। इधर आमागामी सिस्टर्स बात कर रही थी कि युकोया का प्लान थोड़ा अजीब था, पर कोई बात नहीं, ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। लोगों के श्राइन मेडन्स को देखने के इतने क्रेजी रिस्पांस को देख युकोया खुश होता है कि अब तो 5000 लोग जरूर आ जाएंगे विजिट करने। और जब तक ये सभी श्राइन पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है और बचे कुछ लोग भी चले जाते हैं। रेडियो पे न्यूज आती है कि ये तूफान जल्दी नहीं थमने वाला। युकोया पूरी तरह से निराश हो गया था, क्योंकि अभी तक सिर्फ 125 लोग ही विजिट किए थे। वो बारिश में ही टाउन की तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं लोगों को लेके आता हूँ। गर्ल्स उससे कहती हैं कि ऐसे तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। युकोया कहता है पर सिर्फ एक तूफान हमारा इतना मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। याई कहती है तुम चिंता मत करो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ये जरूर ऊपर वाले का एक परीक्षा है, वो हमेशा मुसीबतों में सहारा बन के आता है। इसके बाद तीनों जाकर के श्राइन के सामने हाथ जोड़ फेस्टिवल अच्छे से बीत जाने का प्रे करने लगती हैं। और युकोया जो गॉड में बिलीव नहीं करता, उन्हें ऐसे उम्मीद लगा करके प्रे करता हुआ देख वहां से फ्रस्ट्रेट होकर भागने लगता है। वो सोचता है कि इतना कुछ करने के बाद भी कैसे वो अपने आप को ऊपर वाले के सामने असहाय महसूस कर रहा है। तभी तूफान थम जाता है और वो अपने सामने खूबसूरत नजारा देखता है। पीछे से श्राइन मेडन्स पूछते हुए आती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। युकोया उन्हें सामने की सीनरी देखने कहता है, जहाँ इस तालाब का नजारा बिल्कुल हेवन जैसा था, जहाँ बारिश भी नहीं हो रही थी। ये देख श्राइन मेडन्स कहती हैं कि ये तो बिल्कुल चमत्कार जैसा है। युकोया कहता है कि हाँ, मुझे भी गॉड को थोड़ा सा थैंक्स करने का तो मन कर ही रहा है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। ये सभी अपना रिचुअल डांस परफॉर्म करना शुरू करती हैं, जिन्हें देखने बहुत से लोग आए थे। श्राइन मेडन्स अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करती हैं और सभी लोग जम के इसकी तारीफ करते हैं। और चेरी ब्लॉसम्स के गिरते हुए पत्ते इनकी परफॉर्मेंस में नेचुरल ब्यूटी का काम कर रही थी। या यहाँ गॉड का थैंक्स कहती है, क्योंकि बारिश के बाद से ही ऐसा खूबसूरत मौका उन्हें मिला। साई कहती है कि ये तालाब तो अब लेक ऑफ लव के नाम से जाना जाएगा।
लोग अभी भी उन्हें देखे ही जा रहे थे, तो असाही बताती है कि ये मुझे तब की बात याद दिला रहा है जब हम अपने मॉम के साथ होते थे। यूना कहती है कि हम आने वाले समय में और ज़्यादा कोशिश करेंगे जिससे हम अपने दम पे और भी लोगों को श्राइन और गॉड से जोड़ पाएं। सीन शिफ्ट होता है अगले और आखिरी दिन के फेस्टिवल में, जहां बहुत से लोग श्राइन टेम्पल विजिट करने आए थे और याई की बनाई चार्म डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। युकोया एक शॉप पे खड़ा कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा और जल्दी बिक रही हैं। तभी माहिरू यहाँ आते हुए कहती है कि उन्होंने मना किया था ना कि इस चीज़ में खरीदने बेचने का शब्द इस्तेमाल ना होगा। युकोया माफ़ी मांगता है और उसका भी थैंक्स करता है हेल्प कराने के लिए। माहिरू कहती है कोई बात नहीं, मैं भी श्राइन मेडन की ड्रेस पहनना चाहती थी, आज ये भी इच्छा पूरी हो गई और मैं खुश हूँ कि हम इतने विजिटर्स लाने में सफल रहे। युकोया कहता है हाँ, सब ने काफ़ी मेहनत की। माहिरू कहती है पर ये श्राइन मेडन्स का काम मुझसे रोज़ तो नहीं होगा। युकोया कहता है और तुम जरा मेरा सोचो ना, जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसके साथ एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट फेस करने पड़ रहे हैं। इन सब के चक्करों में मैं अपनी पढ़ाई भी कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। माहिरू पूछती है तो तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो, उनकी मॉम नहीं है इस वजह से? युकोया कहता है वो बात नहीं है, मैं उन्हें मेहनत करते देखता हूँ फिर भी चीज़ें सही से नहीं होती हैं इस वजह से। तभी एक और कस्टमर आता है जिन्हें योकोया अटेंड करता है और उसे देख माहिरू सोचती है ये भले ही कह रहा हो इसे ये पसंद नहीं है, पर ये भी इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है शाम में, सभी इस चिंता में थे कि उनका 5000 विजिटर्स का टारगेट पूरा होगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे थे और एक विजिटर अभी भी कम था। गर्ल्स डिस्कस करती हैं कि क्या हम किसी को कॉल करके नहीं बुला सकते हैं। तभी यहाँ मिमोन आते हुए कहता है कि तुम बच्चों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम डील जीत चुके हो, श्राइन को फंडिंग मिलती रहेगी। युकोया कहता है पर एक विजिटर तो अभी भी कम है। मिमोन कहता है क्या तुम मुझे अपना श्राइन विजिटर नहीं मानते? फिर वो कहते हुए चला जाता है कि ऐसे ही मन लगा के काम करना। वो कार में बैठते हुए किसी से कहता है कि उन बच्चों के ऊपर मेरा एक विजिटर का एहसान है, तो अब वो मुझसे ऐसे बात तो नहीं करेंगे ना। सीन शिफ्ट होता है श्राइन में, जहाँ युकोया कहता है कि हमने कर दिखाया। असाई कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने 5000 लोगों को इकट्ठा किया था। अरे मैं फिर से बच्ची जैसी बातें कर रही हूँ। यूना उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैं भी अपनी खुशी नहीं रोक पा रही। इधर याई कहती है और मैं भी, थैंक्स योकोया, ये सब बिना तुम्हारे पॉसिबल नहीं था। और वो उसे एक गालों पे किस करती है, जिससे योकोया हैरान होता है और उसके साथ साथ असाही और यूना का ये रिएक्शन था। वहीं चिडोरी प्राउडली अपनी बच्चियों को बड़ा होते हुए देख रहे थे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। उड़ियो पढ़ने बैठा था, पर किसी लड़की की ऐसी हरकत कहाँ किसी काम में मन को लगने देगी। उड़ियो सोचता है कहीं याय ने मन तो नहीं बना लिया मुझसे शादी करने का। तभी यहाँ असाई आते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो, लड़कियों का एक्साइटेड होके ऐसा रिएक्शन देना इतना भी क्लोज होने का साइन नहीं है। उड़ियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे ये भी तो नहीं पता कि ये एक्सीडेंटली था या प्री प्लान्ड। असाई कहती है कि तुम चिंता मत करो, याय की फीलिंग्स मैं पता करके तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद असाही शुरू करती है याय के साथ एक सरप्राइज इंटरव्यू, जहां वो उड़ियो को लेकर उसके फीलिंग्स पूछती है। याय कहती है उड़ियो एक अच्छा लड़का है। वो ये बात आके उड़ियो को बताती है, तो उड़ियो कहता है तो मैं इस आंसर का मतलब हाँ समझूं। असाही कहती है इतना जल्दी नहीं महाशय, कोई भी लड़की ये बात बहुत से लड़कों के बारे में बोल सकती है, और वैसे भी याय हम बहनों में सबसे ज्यादा सीक्रेट छुपाती है, पर मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उसकी ट्रू फीलिंग्स जान सकते हैं। और वो प्लान ये है कि जब कोई भी इंसान इतना थक जाता है कि जब उसके पास सोचने तक की एनर्जी ना हो, तो वो जो बोलता है सच बोलता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ असाही उड़ियो के साथ साथ याय को भी आज जॉगिंग पे लेके आती है और खूब भगाती है। याय हांफते हुए पूछती है कि आखिर हम कब तक भागने वाले हैं, मेरे चेस्ट में पेन होने लगा है, और वो थक के गिर जाती है। यहाँ असाही फिर उसे पूछती है कि वो उड़ियो के बारे में क्या सोचती है। याय कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी तो मैं सिर्फ घर जाके बस फ्रेश होने का सोच रही हूँ। उड़ियो मन में ही कहता है कि ये भी कोई तरीका है सच पता करने का। सीन शिफ्ट होता है दोनों बहनें बात ले रही थी, जहाँ याय पूछती है वैसे रेगुलर तो तुम मुझे जॉगिंग पे नहीं ले जाती, आज क्या बात था। असाई कहती है कि तुमने उड़ियो को किस किया था ना, उसी का रीजन जानना चाहती थी। माना कि वो अच्छा लड़का है, हमारी हर जगह मदद करता है, पर ये वही है जिसे हम में से किसी एक को उससे शादी करना है, तो क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो। याय इस पर कहती है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बताने वाली। असाही इसके बाद आके मिशन इम्पॉसिबल की जानकारी उड़ियो को देती है, जो सुन उड़ियो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक फेलियर प्लान ही था कि एक छोटी बच्ची से आंसर पता करवाना। ये सुन असाही सैड होती है, तो उड़ियो उसे अप्रिशिएट करने के लिए उसके सर पे पैट करने जाता है, जिसे असाही रोकते हुए कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। खैर, उड़ियो कहता है कि माफ करना, पर तुम मुझे अनाथ आश्रम के बच्चों की याद दिलाती हो।
ये सुन असाही कहती है कि रुको मैं दिखाती हूँ कि मैं कितना इनोसेंट हूँ। वो झट से उड़ियो के कान को होठों से दबा करके छोड़ देती है। उड़ियो का तो दिमाग अब ब्लैंक पड़ जाता है जब वो ये सब क्या था पूछता है और असाही उसे ये भी एक सीक्रेट है बोल के भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और हमारा मेन कैरेक्टर अब सोच रहा है कि घर से निकला था पढ़ लिख कर बुद्ध बनने, लेकिन यहाँ इनके बीच बुद्धू बन के घूम रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि यूना उन दोनों की जैसे बिहेव ना करे। तभी यूना उसे सामने से आती हुई दिखाई देती है जो कुछ छुपा रही थी। उड़ियो उसे देखता है तो यूना कहती है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, मैं कुछ नहीं छिपा रही। तभी पीछे से याय निकलती है ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, तुम इसे बता सकती हो। यूना कहती है कि नहीं, अगर ये उसे बता दिया तो। उड़ियो कहते हुए चला जाता है कि सब के सब अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखो, मुझे कोई शौक नहीं है जानने का। सीन शिफ्ट होता है और आज पूरा दिन उड़ियो शांति से बैठ के पढ़ाई किया था। वो ये देखने निकलता है कि क्या बात है कि आज कोई उसे परेशान करने नहीं आया। वो देखता है असाही यूना के रूम के बाहर छुप करके देख रही थी और उड़ियो को देख उसे चुप रहने का इशारा करती है और कहती है कि आओ तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। अंदर यूना कुछ ताबीज बनाने में स्ट्रगल कर रही थी। असाही बताती है कि कल यानी आज रात 12 बजे के बाद उसका बर्थडे है और यूना मेरे लिए गिफ्ट बना रही है, पर उसे सीक्रेट छुपाना बिल्कुल नहीं आता। उड़ियो को ध्यान आता है कि सुबह में क्यों यूना उससे कुछ बात को छिपा रही थी। फिर दोनों याय के रूम में झांकते हैं जहाँ वो सॉफ्ट टॉय बना रही थी। कुछ देर बाद यूना और याय अपने अपने प्रेजेंट को रेडी कर बातें कर रहे थे कि मेरी गिफ्ट असाही को पसंद आएगी, नहीं मेरी पसंद आएगी। उड़ियो और असाही अभी भी इनके ड्रामा देख रहे थे और उड़ी पूछता है कि क्या सही में वैसे गिफ्ट तुम्हें पसंद है। इस पर असाही स्माइल करते हुए कुछ नहीं कहती। इधर अंदर दोनों की भैंस लड़ते लड़ते पानी में चली जाती है। उड़ियो अंदर जाकर के उन्हें डांटने की कोशिश करता है पर असाही उसे रोकती है और फिर अंदर आते हुए पूछती है कि क्या गिरा। वो दोनों असाही को बर्थडे विश करती हैं और उससे माफी मांगती हैं क्योंकि उसके लिए बनाई प्रेजेंट को उन्होंने तोड़ दिया था। यहाँ असाही यूना से कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी दिमाग थी तुमने ये मेरे लिए बनाने में लगा दिया, और याय भी हर साल मेरे लिए सॉफ्ट टॉय बनाती है, इसलिए कोई बात नहीं कि ये टूट गया। मैं फिर भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। दोनों आके असाही को हग करते हुए बर्थडे विश करते हैं। यहाँ उड़ियो असाही से पूछता है कि क्या तुम्हें प्रेजेंट के लिए बुरा नहीं लग रहा। असाही कहती है कि नहीं, क्योंकि मैटर ये करता है कि इन्होंने अपना एफर्ट दिया। वैसे क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना। यहाँ उड़ियो कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरी तरफ से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद गर्ल्स अपने अपने रूम में सोने को चली जाती हैं और सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ यूना और याय बातें करते हुए आ रही थी कि काश वो उनकी बनाई प्रेजेंट असाही को दे पाती। तभी उनकी नजर असाही पे जाती है जो बैठ के लिविंग रूम में झांक रही थी। वो यूना और याय को देख कहती हैं कि आओ तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। अंदर वो दोनों देख के हैरान थे कि उनकी बनाई गिफ्ट को सही कर दिया था उड़ियो ने, जो वहीं सो भी गया था। सभी ये देख काफी खुश होते हैं और असाही को टेबल पे उड़ियो का लिखा हैप्पी बर्थडे नोट भी मिलता है। कुछ देर बाद उड़ियो सपना देख रहा था जहाँ उसे यूना आकर के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, और वो उसे एक किस करती है। यहीं उड़ियो की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि फिर से ऐसा अजीब सपना जो कभी हुआ ही नहीं है। तभी उसे माहिरू का मैसेज आता है कि क्या वो आज फ्री है। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। याय और असाही कामों में मदद के लिए उड़ियो के पास आते हैं और वो अपने रूम में था ही नहीं। यूना बताती है कि वो अनाथ आश्रम गया है, शाम तक आ जाएगा। दोनों कहती हैं कि ठीक है, फिर हम शाम में उससे मदद ले लेंगे। यूना कहती है कि आजकल तुम दोनों उस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ वो याय के की एक्सीडेंटल किस की बात उठाते हुए कहती है कि वो तो अच्छा है कि उड़ियो का नेचर एनिमे टेलर की तरह है। फिर वो असाही से पूछती है कि कहीं तुम भी तो पीठ पीछे कुछ कांड नहीं कर रही। असाही का चेहरा लाल हो जाता है और वो बताती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यूना और याय इसकी झूठ पकड़ लेती है। यूना फिर दोनों को डांट लगाती है श्राइन मेडन्स का नाक कटवाने के लिए। दोनों कहती हैं कि उन्होंने कोई ऐसा नाक कटवाने वाला काम नहीं किया है, वो बस अपने तरीके से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करी है, और यहाँ तक कि तुम्हें भी उड़ियो के किए मदद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सुन यूना थोड़ी शांत हो जाती है। दूसरी तरफ उड़ियो को माहिरू उसका यूनिफॉर्म देती है क्योंकि अगले वीक से उसका कॉलेज शुरू होने वाला था। उड़ियो पूछता है कि सिर्फ इस चीज के लिए तुमने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया ना, क्योंकि ये तो तुम डिलीवर भी करा सकती थी। माहिरू कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। जो सुन उड़ियो हैरान होता है। माहिरू कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि 3 श्राइन मेडन्स ने तुम पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। उड़ियो कहता है कि मत पूछो, बहुत बुरा। बड़ी बहन इतनी आलसी है जिसको हर सुबह मुझे उठाना जाना पड़ता है। उससे छोटी वाली घर का काम कर लेती है पर उसका साबुन बहुत स्लो है, और सबसे छोटी को तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए मुझे उनके हर एक काम में मदद करनी पड़ती है। माहिरू ये सुन उसे डांटते हुए कहती है कि पहले तो तुम वहाँ जाना नहीं चाहते थे और अब उनकी लाइफ में इस तरह से घुस गए हो। चुपचाप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, आखिरकार तुम्हारा मकसद एक डॉक्टर बनने का है।
घर जमाई बनने का नहीं। सीन शिफ्ट होता है और ओडियो श्राइन की तरफ निकलता है ये सोच लेकर के कि अब वो फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे डॉक्टर बन के माहिरू और अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ करना है। श्राइन के कुछ दूर पहले ही यूना उसका वेट कर रही थी। ओडियो जब इसका कारण पूछता है तो यूना कहती है कि कुछ नहीं, चलो साथ में चलते हैं। थोड़ी दूर तक दोनों पार्टियों में सन्नाटा छाया था। अचानक से यूना पूछती है कि क्या तुम्हारे कंधे उधार मिल सकते हैं। फिर वो उसके कंधों को दबाने लगती है तो ओडियो हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और तो और ओडियो के खुले लेज को देख वो उसे बांधने लगती है। ओडियो उसे इंसिस्ट होकर पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। यूना कहती है कि मैं बस तुम्हारे लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। ये ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाली बात ओडियो को कहीं तो सुनी सुनाई लगती है। हाँ, बिल्कुल उस दिन के सपने की तरह जहाँ यूना ने उसे किस किया था। ये याद करते ही ओडियो घबरा जाता है कि क्या वो चीज सच होने वाली है। इधर यूना उससे अब तक के किए सभी मदद के लिए थैंक्स कहती है और ओडियो रिलीफ लेता है कि चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर तभी एक बच्ची वहां से भागते हुए जा रही थी जो आके यूना से टकरा जाती है, जिससे वो ओडियो की तरफ गिरने लगती है और ओडियो का सपना सच होने वाला था कि भाई ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। खैर अच्छा ही हुआ, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इसके बाद चीजें बनती नहीं बिगड़ती ही चली जाती हैं। यूना उठ के अपने ऊपर नमक छिड़कती है और फिर ओडियो को घर चलने को बोलती है। ओडियो चुपचाप उठता है और चलने लगता है। इधर यूना फिर से अभी हुए मोमेंट को याद करती है और थोड़ी नमक और अपने ऊपर छिड़कती है खुद को प्यूरिफाई करने के लिए। ये वाला नमक कहाँ मिलेगा, कभी कभी मुझे भी जरूरत पड़ती है इसकी। सीन शिफ्ट होता है उसी रात। ओडियो एक और ड्रीम देख रहा था जिसमें वो एक अलग श्राइन को देखता है, सुकीगामी। यहाँ यूना का चेहरा मुरझाया हुआ था। याय काफी हैरान थी और असाही को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो टल्ली पड़ी हुई है। और आखिर में उस सभी को एक साथ लिए ओडियो सोया हुआ है। ओडियो का झटके से नींद खुलता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर सभी साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं जहाँ यूना कहती है कि आज हम सुकीगामी से कंसल्टेंट लेने जा रहे हैं। ओडियो पूछता है कि ये कौन है। असाही बताती है कि ये एक श्राइन है जो काफी बड़ा और मशहूर है। जो सुन तो ओडियो का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये वही श्राइन था जो उसके सपने में आया था। असाही आगे बताती है कि वही श्राइन है जहाँ वो मेडन रहती हैं जिन्होंने हमें मेडन्स की ट्रेनिंग दी है। और चूंकि फेस्टिवल के बाद से हमारे भी विजिटर्स बढ़ रहे हैं तो इसे कैसे हैंडल करना है इसके बारे में हम उनसे बात करने जा रहे हैं। ओडियो तो अभी भी शॉकिंग मोड में था तो असाही से पूछती है कि क्या तुम भी आना चाहते हो। ओडियो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, मैं वहाँ किसी कीमत पे नहीं जाने वाला। इसके बाद वो आके पढ़ाई करते हुए सोच रहा था कि मैं किसी बेकार के सपने को अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करने दे सकता। तभी चिडोरी अंदर आते हुए कहते हैं, बेटे ये एक जरूरी चीज है जो तुम्हें कहीं पे जल्दी पहुंचानी है। सीन शिफ्ट होता है और ओडियो भागते हुए सुकीगामी श्राइन की तरफ आता है। जब वो आके इस बड़े से श्राइन को देखता है तो कहता है कि मैं अपने सपने को इससे ज्यादा तो सच नहीं होने दूंगा। वो तुरंत से अंदर आकर के सभी को ये पार्सल दिखाते हुए खोलता है जो चारों तरफ से अच्छे से पैक किया गया था। लड़कियां कहती हैं कि क्या इसमें कोई काली शक्ति बंधी हुई है। ओडियो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस ये जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाने के लिए मुझसे कहा गया है। इन सभी को यहाँ की मेडन यूमी को शांत करवाती है और ओडियो से खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज अ सीनियर प्रीस्ट। ओडियो पूछता है कि क्या प्रीस्ट की भी रैंक होती है। असाही उसे प्रीस्ट की रैंकिंग एक्सप्लेन करती है जिसमें यूमी को टॉप 3 की प्रीस्ट है। ओडियो कहता है कि वो तो ठीक है, पर इस बॉक्स का क्या करना है। यूमी को ये सुन बॉक्स को उसके ऊपर छोड़ देने को कहती है और एक ध्यान लगाने लगती है। ओडियो बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था, पर उस बॉक्स में चिडोरी ने सभी के लिए स्नैक्स भेजा था। ओडियो तो यहाँ मनी मन चिडोरी को वेराइटीज में गाली दे रहा था। यूमी को स्नैक्स निकाल सभी को खाने बोलती है और आगे बताती है कि सुकीगामी श्राइन डेडिकेटेड है चंद्रमा की पूजा के लिए, जो लोगों को चिंताओं और परेशानियों से निकाल उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। यूना इसमें ये बात ऐड करती है कि माना जाता है कि उस स्पेशल मोमेंट पे लोगों के सपने भी सच होते हैं। ओडियो पूछता है कि और वो स्पेशल मोमेंट क्या है। यूना कहती है फुल मून में जब कोई भी रेनबो की लाइट के साथ अपना रास्ता तय करता है उसके सपने सच होते हैं। यूना फिर यहाँ यूमिको से यहाँ आने का रीजन बताती है कि हमारे श्राइन में विजिटर्स को अब संभालने में परेशानियां आ रही हैं, तो कुछ उपाय बताइए टीचर। यूमिको सबसे पहले एक एक करके सभी को अप्रिशिएट करती है और फिर यूना के पास आ कहती है कि मुझे तुम टीचर मत बुलाओ, कूल नहीं लगता, यूमिको ही कहो। फिर वो बताती है कि मैंने तुम सभी के लिए हॉट स्प्रिंग का इंतजाम किया है जहाँ जाकर तुम सबसे पहले फ्रेश हो लो। पर ओडियो यहाँ से जाने लगता है कि मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ। पर तभी उसकी नजर बाहर खड़े बहुत से जूनियर मेडल्स पे जाती है। ओडियो यूमिको से पूछता है कि आज कोई इवेंट है क्या। यूमिको कहती है कि नहीं, ये इनका डेली का प्रेयर का टाइम है।
यूना कहती है कि यूमिको की ट्रेनिंग की वजह से ही ये सभी इतनी बड़ी श्राइन को अच्छे से चला पा रही हैं। असाही कहती है कि एक दिन हम भी ऐसा कर पाएंगे और हमारा श्राइन भी इतना बड़ा बनेगा। ये सुन यूमिको उसे आके प्यार करते हुए कहने लगती है कि तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। वो फिर बाकियों से भी चिपकते हुए कहती है कि तुम सभी से इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लग रहा है। और उड़ियो मनी मन सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल इन तीनों की मौसी लग रही है, पर उसे कुछ तो डाउट हो रहा था कि ये अभी तक लड़कियों के किए क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं दे रही। जब ये बात वो यूमिको से पूछता है तो यूमिको कहती है कि ओ तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तो अब तक तो तुम सब समझ ही गए होगे कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि तुम सब अभी इसे हैंडल करने लायक नहीं हो। सभी कहने लगती हैं कि वो कर लेंगी। यूमिको कहती है कि अच्छा, तो क्या तुम पूरी तरह से अपने आप को श्राइन के लिए समर्पित करने को तैयार हो? असाही और यूना, तुम्हारे तो नेक्स्ट वीक से स्कूल शुरू हो रहे हैं ना, और यार तुम्हारे कॉलेज का क्या? क्योंकि एट द एंड मैटर ये करेगा कि तुम क्या करना चाहती हो। यहाँ यूना कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ खुद को श्राइन के लिए, वहाँ आने वाले विजिटर्स के लिए और गॉड के लिए समर्पित करने को। ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इसीलिए मुझे रास्ता दिखाइए। यूमिको कहती है कि बात सिर्फ जिम्मेदारी लेने की नहीं है। असाही कहती है पर अब हम एक श्राइन मेडन्स बन गए हैं। इस पर यूमिको कहती है फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। यहाँ दोनों कुछ नहीं कह पाती, याई भी इस पर कुछ नहीं बोल पाती और यूमिको यहाँ से जाने लगती है। उड़ियो एंटर करता है इनके बीच और कहता है कि आप इन सबसे ऐसे रूड कैसे हो सकती हैं? मुझे लगा था आप इन्हें बचपन से पहचानती हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे, पर आपसे बेहतर तो मैं इन्हें समझता हूँ कि ये कितनी मेहनत करती हैं अपने श्राइन्स के लिए। इस पर यूमिको कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तुम अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ तैयार हो इनमें से किसी एक से शादी करके श्राइन संभालने को? ये सुन उड़ियो ब्लैंक पड़ जाता है और यूमिको कहते हुए चली जाती है कि अपने फ्यूचर के बारे में एक बार फिर से सोचो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी श्राइन के गेट के पास उदास पड़े हुए थे। या यहाँ से कहीं उठ के चली जाती है और उड़ियो कहता है कि मैं भी जा रहा पढ़ाई करने। वो मेडन सही कह रही है, मुझे भी श्राइन संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही उड़ियो जाने लगता है यूना बैठे बैठे गिरने लगती है। वो उसे संभालते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो? उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उड़ियो ने अपने सपने में देखा था। इधर यूमिको किसी से बात करते हुए कह रही थी कि हाँ दिखने में तो बिल्कुल मेरी तरह का ही है, पर अब देखना ये है कि कौन वर्दी साबित होता है आमागामी श्राइन के फ्यूचर के लिए। इधर उड़ियो असाही से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। असाही कहती है कि ये छोटी छोटी बातों को लेकर गहरे सोच में चली जाती है, इसलिए अभी ये डेस्परेशन मोड में है। उड़ियो कहता है फिर तो यहाँ बड़ी बहन को जरूर से होना चाहिए, वो कहाँ गई? असाही कहती है कि वो अभी डिसअपीयरिंग मोड में है और मैं भी मैराथन मोड में आके उसे अब ढूंढने जा रही हूँ। उड़ियो कहता है कि हे इसका क्या करना है? असाही कहती है कि तब तक तुम इंचार्ज हो, उसे नॉर्मल मोड में लाओ, वैसे भी मुझे भी थोड़ी देर अकेले रहना है। उड़ियो यूना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? यूना कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। उड़ियो कहता है कि हाँ दिख रहा है कितने ठीक हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को ले आता हूँ। वो उसके लिए ब्लैक कॉफी को मना करने के बाद रेड बिन ड्रिंक लेके आता है, जिसे खोलते ही वो यूना के हाथ से गिर जाती है। यूना कहती है कि देखो तो अब ये ड्रिंक भी श्राइन मेडन को पसंद नहीं करता। उड़ियो उसे चीयर करने की कोशिश करता है, ये याद दिला करके कि तुम श्राइन मेडन के लिए कितनी मेहनत करती हो और यही तो तुम करना भी चाहती हो ना। यूना कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो एक श्राइन मेडन को करना चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। उड़ियो कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक लेके आता हूँ। जब वो वापस आता है तो यूमिको पीछे से यूना पे नजर रखे हुए थे। उड़ियो जब पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो यहाँ है कुछ नहीं करके निकल लेती है, पर तब तक उड़ियो देखता है कि यूना बेंच पे थी ही नहीं। वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद वो उसे झरने के पास दिखती है, जो उसके नीचे जाकर के मेडिटेशन करने का जिद कर रही थी। उड़ियो कहता है कि तुम वहाँ कपड़े पहन के नहीं जा सकती। इस पर यूना अपने सॉक्स से उतारना शुरू करती है। उड़ियो उसे रोकता है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था और उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, पर यूना उसे जाने देने को कह रही थी। उड़ियो उसे पीछे खींचने के लिए उसके शरीर से उसे पकड़ता है, पर अनयूजुअल स्पॉट हिट होने से अचानक से यूना का सारा डिप्रेशन गायब हो जाता है और यूना जोर जोर से फिर उसे गालियां देने लगती है। सीन शिफ्ट होता है झरने से आने के बाद। उड़ियो कहता है कि मुझे घूरना बंद करो, मैंने माफी मांगी ना, मैं बस तुम्हें रोकना चाह रहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं था। पर यूना कहने लगती है कि नहीं था, तुम तो कहते रहते हो कि तुम्हें श्राइन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, हम में से किसी से शादी भी नहीं करनी, पर फिर भी हर जगह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ हमारे पीछे पड़े रहते हो। हम तुम्हारी हेल्प नहीं मांगते, ठड़की कहीं के। उड़ियो भी अब अपना आपा खो देता है और कहता है कि चुप हो जाओ, हाँ मैं बेवकूफ हूँ जो तुम सभी की मदद करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता।
और मैं ये सब खुद को स्मार्ट और काबिल दिखाने के लिए नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ मदद करनी चाहिए इसलिए करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए होती तो शौक से मना कर दिया करो। उसकी बातें सुन यूना नॉर्मल मोड से चिल मोड में आके जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि आखिर तुम अपने बारे में ऐसी बातें जोर जोर से कैसे कह सकते हो। फिर वो अपने मॉम के टाइम के समय को याद कर कहती है कि मुझे भी अब किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद असाही लौट के आती है और यूना को नॉर्मल देख कर काफी खुश होती है। उड़ी पूछता है कि याय कहाँ है, तुम तो याय की खोज में गई थी ना। असाही उसे टीज करते हुए कहती है कि क्यों, वो तुम्हें इतना पसंद है क्या। उड़ियो कहता है कि बेवकूफ लड़की, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है। यूना कहती है कि वो एक एडल्ट और मैच्योर लड़की है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी। शाम होती है और उड़ियो उसी नदी के किनारे याय को पाता है जो उसने सपने में देखा था। याय उसे यहाँ ऐसे देख पूछती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या, क्यों। उड़ियो कहता है कि क्योंकि एक लड़की का रात में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। याय कहती है ओह सो नाइस ऑफ यू, पर उड़ियो फिर शर्माते हुए अपने मैथ की बुक पे फोकस करने लगता है और याय सरकते हुए आके उसके बुक में लिखे आंसर को देख बताती है कि ये तो गलत है। उड़ियो ध्यान देता है और सही में उसने गलती की थी। यहाँ वो याय के एबिकस स्किल को जान पाता है और जब वो उसे पूछता है याय बताती है कि वो बचपन में बहुत सी तरह तरह की चीजें सीखती थी। उड़ियो पूछता है कि उसे क्या क्या स्किल्स आते हैं। याय बताती है कि कैसे फूल लगाने से लेकर के मार्शल आर्ट तक उसे सब कुछ आता है। उड़ियो कहता है कि फिर तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत से ऑप्शंस होंगे ना, तो बताओ तुमने क्या सोच रखा है। याय कहती है कि मैं शायद एक डिजाइनर बन सकती हूँ या एक मैथमेटिशियन या फिर किसी से शादी करके श्राइन संभालने का काम भी कर सकती हूँ। उड़ियो को टीज करने के बाद वो फिर उसे वापस चलने को कहती है। जैसे ही वो उठते हैं तेज हवा चलने लगती है जिससे दोनों लड़खड़ा के वहीं पानी में गिर जाते हैं और उड़ियो को एहसास होता है कि आलू की बोरी का वेट कितना हो सकता है। खैर जब दोनों निकलते हैं याय शौक थी क्योंकि उड़ियो को ठंड लग गई थी। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। उड़ियो गरम गरम हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा था, पर यूना को ये पसंद नहीं आ रहा था कि उसने घर जाने का ना डिसाइड करके यहाँ उनके बाथरूम में आके नहा रहा है। याय यहाँ बताती है कि बाथरूम की सफाई रेगुलर होती रहती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी अगर ऐसे सिचुएशन में हम उसे जाने को कहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा। यूना पूछती है कि तुम्हारे और उड़ियो के बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना। याय कहती है कि नहीं, पर आजकल तुम काफी सवाल कर रही हो, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। यूना उड़ियो के साथ अपने झड़ने वाले एनकाउंटर को सोचती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ स्नैक्स लेके आई। इधर असाही याय को प्लान बताती है उड़ियो से माफी मांगने का, क्योंकि उसकी वजह से ही वो पानी में दब गया था। इसके बाद उड़ियो को बाहर से याय आवाज देती है कि वो भी अंदर आ रही है। उड़ियो कहता है क्या, ये कैसा मजाक है, और इमेजिन करने लगता है याय को टॉवल में। फिर वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है और छिपने की कोई जगह ढूंढने लगता है। उसे कुछ नहीं मिलता तो जैसे खरगोश अपने सर को गड्ढे में डाल सोचते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें नहीं देख रही, वैसे ही उड़ियो अपने सर को गमले से ढक सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। याय अंदर आती है उसे अपनी रिकमेंडेशन की शैम्पू देने, और उड़ियो के इतना घबरा जाने और ऐसे बिहेव करने पे वो समझ जाती है कि उड़ियो क्या सोच रहा होगा, जिससे वो उसे ठड़की कह के चली जाती है। कुछ देर बाद उड़ियो बैठ के अपने बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा था, याय को इग्नोर करते हुए जो वेंडिंग मशीन पे खड़ी थी। आधे घंटे में वो अपने सारे आंसर्स को लिख के खत्म कर देता है और वो देखता है कि याय अभी भी यहीं खड़ी सोच रही थी कि उसे कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए। जब उड़ियो उसे पूछता है, याय बताती है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसके लिए क्या सही है। ये बात उसे एक पास्ट की मेमोरी को याद दिलाता है जब उससे कोई लेडी कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए क्या सही है ये मैंने पहले से तय कर रखा है। उसकी डिसाइड नहीं कर पा रही बात सुन उड़ियो कहता है क्या बकवास है, और एक रैंडम सा ड्रिंक निकाल उसे देते हुए कहता है कि तुम तो दिखने में मैच्योर लगती हो लेकिन हो एक खोई हुई लड़की। फिर उसे पैट करते हुए कहता है कि जब भी खो जाओ मुझसे गाइड ले लेना। जब ये कह के उड़ियो जाने लगता है, याय वो ठंडी केन उसके कमोनों में डाल देती है। जब उड़ियो उसे निकालते हुए पूछता है कि ये किस लिए था, याय कहती है कि मुझे गाइड करने के लिए थैंक्स, पर मैं अपने डिसीजन खुद लूंगी कि मुझे क्या पीना है और क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है सोने के टाइम पे। असाही कहती है यहाँ काफी जगह है उड़ियो सान। यूना कहती है कि नहीं, हम एक ही रूम में नहीं सो सकते। उड़ियो कहता है ठीक है, मैं ड्रॉअर में सो जाऊंगा। इस पर असाही कहती है कि कैसा रहेगा अगर आज हम सोए ही ना। यूना उसकी गाल खींचते हुए कहती है कि कल हमें यूमिको से अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना है, इसलिए सोना जरूरी है। ये सुन उड़ियो कहता है तो तुमने सोच लिया है कि यूमिको से कल क्या बात करना है, मुझे भी बताओ। ये सुन सभी नर्वस हो जाती हैं। उड़ियो कहता है कि देखो टेक्निकली तो मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ ही, तो मुझे तो ये जानना चाहिए ना।
असाही कहती है कि हाँ, हमें फ्रैंकली बात करनी चाहिए, पर क्या अभी बताना सही रहेगा उड़ियो-सान? मुझे तो शर्म आ रही है। उड़ियो कहता है कि कोई इसका मुंह बंद करवाओ। असाही कहती है कि ठीक है, बहुत हुआ सीरियस बात, थोड़ी मस्ती करते हैं। याए कहती है कि पिलो फाइट कैसा रहेगा, और वो उठा के यूना के मुंह पे दे मारती है। फिर क्या था, यूना बीस्ट बन जाती है और सबको पीट पीट करके सुला देती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। उड़ियो उठता है और अपने साथ याए और यूना को सोए हुए देख सोचता है कि उम्मीद है कि कुछ अजीब नहीं हुआ होगा। उन पे चद्दर डालकर वो असाही को ढूंढने निकल पड़ता है, जो अपने फोन में कुछ पढ़ रही थी। उड़ियो के पूछने पे वो घबरा जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही उड़ियो फोन पिक करता है, वो देखता है कि असाही को टोक्यो के स्कूल में उसके एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। असाही कहती है कि उसने दौड़ में ये इंटरेस्ट निकाला था, जिससे उसने न्यू ईयर से अब टोक्यो रहने का प्लान किया है। उड़ियो पूछता है, और ये बात क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम श्राइन छोड़ने वाली हो? असाही कहती है कि हाँ, दादाजी को। उड़ियो कहता है कि और वो दोनों को? असाही कहती है कि मैं उन्हें नहीं बताना चाहती और तुम भी ये सीक्रेट ही रखना। उड़ियो पूछता है कि क्या वो तुम्हें नहीं जाने देंगी इसलिए? असाही कहती है कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं उनसे कहूंगी तो वो मुझे चीयर भी करेंगी इस चीज के लिए, लेकिन मैं फिर भी उनसे नहीं बताना चाहूंगी। उड़ियो कहता है कि क्या सिर दर्द है, चलो चल के अभी युमिको के साथ साथ अपने बहनों को भी बताओ अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। वो उसे खींच करके ले जाने लगता है, पर इस चक्कर में वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और असाही मौका का फायदा उठा के उसका ऐसे पोज में ढेर सारी फोटो ले लेती है। फिर वो कहती है कि अब तो तुम्हें ये सीक्रेट रखना ही पड़ेगा, वरना मैं ये सभी को दिखा दूंगी। उड़ियो उठता है कहते हुए कि ठीक है, तुम नहीं चाहती तो नहीं बताऊंगा। तभी पीछे से याए और यूना आ रहे होते हैं और उन्हें देख के असाही यहाँ से झट से भाग निकलती है। ऐसे पोज में देख यूना उड़ियो को डांटते हुए पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया और वो भाग क्यों गई? उड़ियो कहता है कि मुझे बताने को दो चीजें हैं। पहला कि मैं उसके ऊपर गिर गया था, जो सुन यूना उसके ऊपर नमक डाल मेडिटेशन करवाने लगती है। पर दूसरी बात, जब उड़ियो बताता है कि असाही का प्लान है नेक्स्ट ईयर से टोक्यो रहने का, ये सुन दोनों को शौक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से ही पता थी। दोनों बताती हैं कि कैसे वो एक दूसरे की पर्सनल इंटरेस्ट में कभी इंटरफेयर नहीं करती, और असाही तो पहले से ही जिद्दी और अनाड़ी लड़की थी, लेकिन हाँ, वो काफी स्ट्रांग भी थी, जो हर काम को खुद से करने की कोशिश करती है, भले ही वो ना हो, और हम उसके हर चूज किए रास्ते पे उसे सीक्रेटली सपोर्ट करते थे। उड़ियो पूछता है, पर क्या हो अगर वो सही में उस रास्ते पे नहीं जाना चाहती हो? यूना कहती है, ये तो हमें उससे बात करने पे ही पता चलेगा। याए कहती है, पर एक बात तो है कि हम उसके बगैर अकेला महसूस करेंगे। उड़ियो कहता है कि फिर तो तुम्हारे पास करने को सिर्फ एक ही चीज है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ असाही भागते हुए जा रही थी, ये कहते हुए कि मुझे सिर्फ जल्द से जल्द बड़ा होना है ताकि मैं अकेले रह पाऊँ। तभी पीछे से उड़ियो कहता है कि फिर तो तुम्हें उन्हें सब बता देना चाहिए। यूना और याए भी यहाँ आते हैं और उड़ियो कहता है कि मुझे माफ करना, पर इस तरह का सीक्रेट मैं कभी नहीं छुपा सकता। फिर वो अपने पास्ट को याद कर कहता है कि बिना कुछ कहे अलग होना बहुत दुख देता है। यहाँ उड़ियो इन्हें थोड़ी पर्सनल स्पेस देता है और असाही से दोनों कहती हैं कि तुम्हें जो भी करना है तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारी हर जगह हर समय हर चीज में सपोर्ट करेंगे। असाही सोचती है कि मुझे पता था कि ये ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि ये मेरी फ्यूचर के लिए सोचती हैं। मुझे भी इनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना होगा। तभी यूना और याए उसके मॉम की दी उस नोट को बांध कहती हैं कि जो बंधन माँ ने हमारे साथ बांधा है वो दुरियो के साथ कभी नहीं खुलेगा। यहाँ अचानक से असाही मूड बदलती है और कहती है कि मैं टोक्यो नहीं जा रही। दोनों कहती हैं क्या? असाही कहती है हाँ, मैं एक खूबसूरत मेडन जब श्राइन छोड़ देगी तो विजिटर की संख्या कम नहीं हो जाएगी। मैं पास के स्कूल में ही जाया करूंगी, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ कि हम साथ साथ रहें। यहाँ माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और असाही कहती है कि मैं आज इतनी भाग ली हूँ कि मुझे नींद आ रही है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है उड़ियो की पीठ पर, जो बताता है कि तुम सो गए थे। पहले तो असाही घबरा जाती है, पर उड़ियो उसे रिलैक्स रहने को कहता है, जिसके बाद असाही उसे टाइट पकड़ लेती है और फिर सभी यहाँ से सुकीगामी श्राइन की तरफ निकल पड़ते हैं युमिको से मिलने। तो कैरेक्टर्स के बीच दूरियां कम हो रही हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टोरी अपने क्लाइमेक्स के काफी ज्यादा करीब है। तो नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि हम एम करते हैं 10K लाइक का। हाँ, क्योंकि न्यू पार्ट शायद सीधे कंप्लीट स्टोरी के साथ ही आए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एनिमे स्टोरी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।